पिछले 4 साल में ये तीसरा ट्रांसफ़र था। पापा के साथ हम पांचों यानी कि 4 हम बहन भाई और एक हमारी माँ बार बार सामान कभी इधर से उधर ले जाने में परेशान हो रहे थे और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती थी बार बार स्कूल बदलने में, नया माहौल और नए लोग। और जब हम थोड़ा स्टेबल होते तो पापा एक नई जगह पर जाने का हुक्म सुना देते। और इस बार पापा का तबादला शहर से दूर एक पहाड़ी पर बस से एक गाँव में हुआ था और इस बात से हम चारों का मुंह लटका हुआ था। एक तो गांव और ऊपर से इतना बिछड़ा हुआ, ऊपर से ऐसे गांव में न ढंग का स्कूल होगा और न रहने की जगह, और ऊपर से हमारे बड़े ख़ानदान के ऐसे छोटे मोटे घरों में गुजारा भी नहीं था। पापा ने बताया हमारे रहने के लिए गवर्नमेंट ने एक पुराने बंगले को रेनोवेट किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एक बार फिर बाहरी मन से हमने शहर वाला मकान छोड़ा और हमारा सफ़र पहाड़ी की तरफ रवां दवां हो गया। हम 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं रवि, और फिर मुझसे छोटा सचिन, और हमारी 2 छोटी बहनें, एक विनी जो कि 14 साल की थी और सबसे छोटी सोनी थी। और विनी हम चारों बहन भाइयों में से सबसे ज़्यादा नटखट और चुलबुले मिजाज की थी। हर वक्त खेलना कूदना, लोगों को परेशान करना, यही उसके रोज़मर्रा के मामूल थे। हम नए बंगले में पहुंच चुके थे। ये बंगला तो हमारे अंदाजे से कई गुना बड़ा साबित हुआ। इस बंगले का एक हिस्सा हमारे रहने के लिए साफ किया गया था, बाकी दूसरे हिस्से में कहीं तो ताले जड़े थे और कहीं पर टूट फूट थी, और कहीं कहीं दरवाजे तो ऐसे थे जिनको बांध के रखा गया था। हम बंगले को घूम घूम कर देख ही रहे थे, ऐसे में एक बूढ़ी खातून अपने हाथ में लाठी पकड़े उनकी तरफ आई। उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग भी इसी हवेली की देखरेख किया करते थे। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती थीं और शादी के कुछ टाइम बाद ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसके बाद वो वापस अपने महके आ गई और इसी हवेली की देखरेख करने लगी। वो औरत देखने में 75 से 80 साल के दरमियान लग रही थी। उन्होंने हमारे खानदान को देखा और हमारी बहनों को बुला के प्यार से उनके सर पे हाथ रखा और उसके बाद कहने लगी, अल्लाह हाफिज। आप मुसलमान हैं? जी मैडम, एक बात का ख्याल रखिएगा कि बच्चियां बंगले के दूसरे हिस्से में न जाने पाए। बच्चियों से मतलब क्या है आपका? अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि बच्चे या बड़े कोई भी बंगले के दूसरे हिस्से में न जाए। जितना हिस्सा साफ किया है उसी को ही काम में लाए, इसमें आपकी ही बेहतरी है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पर? कुछ नहीं, बस बरसों से खाली पड़ा है और बहुत सारी जगह टूटी फूटी है। कोई हादसा ना हो जाए इसलिए एहतियातन कह दिया बस। बाकी आप लोगों की जैसी मर्जी वैसे रहो। वो दूसरी तरफ मुड़ी और जाने लगी। क्या आप इस बंगले में नहीं रहती हैं? माँ ने हैरानी से पूछा। अरे नहीं, मैं तो पास ही बनी एक छोटी सी बस्ती में रहती हूँ, यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, और अगर कोई जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। हम घूम घूम कर पूरे घर का मुआयना करने लगे। पापा और माँ घर का सामान सही करने में लग चुके थे और इतनी बड़ी हवेली में तकरीबन 20 कमरे थे और तकरीबन इनमें से भी 10 कमरे बंद थे और या कहीं कहीं से टूटी फूटी हालत में थे, और बाकी 10 कमरों में से 4 तो हमने अपने लिए पसंद कर लिए थे और बाकी कमरों में सामान लगाने के बाद भी 2 कमरे बच चुके थे, और ये दोनों कमरे मेरी शरारती बहनों के लिए खेलने का मैदान बन चुके थे, और हमारा दाखिला गांव के ही एक स्कूल में करा दिया गया था। पापा को मिली सरकारी गाड़ी में अक्सर औकात हम कुदरती नज़ारों को देखने आसपास निकल जाया करते थे, और वैसे भी पहाड़ी इलाके तो बेपनाह खूबसूरत होते हैं, और इन खूबसूरत दिखने वाली वादियों और कहकशाओं में एक और चीज़ कॉमन होती है, भला जादू और भूत प्रेत की कहानियाँ। और अक्सर औकात हमारे क्लासमेट्स हमें जिन्नों और भूतों की कहानियाँ सुना के डराते थे, और मैं भी घर आके अपने छोटे बहन भाइयों को डराने की गर्ज से उन कहानियों में और मिर्च मसाला ऐड करके उन्हें सुनाया करता था। अक्सर औकात वो जब डर के रोने लगते तो मुझे अपनी जीत का एहसास होता और मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल जाती। और हमें यहाँ पर आए अभी कुछ ही दिन गुजरे थे। मैं अपने छोटे भाई सचिन के साथ क्रिकेट खेल रहा था।
मुझसे तीनों बच्चों का ख्याल रखने का बोलकर मेरी माँ काम ख़त्म करके सोने चली गई और मेरी दोनों छोटी बहनें उन्हीं दोनों कमरों में फुल मस्ती कर रही थी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। अचानक से मेरे कानों में एक चीख की आवाज़ पड़ी। मैं और सचिन वहां पर अपना बैट बॉल छोड़ के तेजी के साथ अंदर की ओर भागे। चीख की आवाज़ सुन के माँ भी अपने कमरे से जल्दी से उठी और लड़कियों की तरफ जाने लगी। और जब हम हॉल में पहुंचे तो वहां पर तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और सोनी के रोने की लगातार आवाज़ें आ रही थी। और ये हमें सोचते देर न लगी कि सोनी की आवाज़ हवेली के दूसरे हिस्से से आ रही है। मैंने सचिन का हाथ पकड़ा और जल्दी से हवेली के दूसरे हिस्से में भागने लगा। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल ही धूल पड़ी हुई थी। हमने देखा तो विनी नीचे बेहोश पड़ी थी और सोनी उसके पास खड़ी जोर जोर से रो रही थी। लगभग उसी वक्त माँ भी हमारे पास पहुंच आई थी। विनी को बेहोशी की हालत में देख के माँ की तो चीख ही निकल गई। सोनी को चुप कराने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम चीखे क्यों मार रही हो और विनी कैसे बेहोश हुई? भैया मैं तो बिल्कुल नहीं चीखी, मैं तो विनी को ढूंढते ढूंढते बाहर हॉल में आई। वो शायद अंदर वाले कमरे में छिपने गई थी। उसकी चीख की आवाज सुन के मैं भाग के आई तो वो ऐसे नीचे पड़ी हुई थी। सोनी बहुत डरी हुई थी और उसने सिसकते हुए बताया। अब माँ विनी को देख के रोने लगी थी। अब मेरी हालत भी खराब हुए जा रही थी। माँ को संभालूं, सोनी को संभालूं या बेहोश पड़ी वीनू को देखूं। सचिन दौड़कर 2 गिलास पानी लेके आया। एक गिलास माँ को थमाकर दूसरे गिलास से विनी को छींटे मारे और वो धीरे धीरे होश में आने लगी। विनी को होश में आता देख माँ और छोटी का रोना बंद हो गया था। माँ ने प्यार से विनी के सर पर हाथ रख के पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम अचानक से कैसे बेहोश हो गई? माँ मैं छिपने के लिए जगह ढूंढ रही थी। वो जो सामने वाला कमरा है वहां पर कुछ धागे बंधे हुए थे और मैंने जल्दी से उन धागों को खोला और कमरे के अंदर पहुंच गई। वहां पर सब धुआं धुआं सा दिखने लगा और साथ में बहुत अजीब सी बदबू भी आ रही थी। जब मैंने पीछे मुड़ के बाहर जाने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि बाहर जाने का रास्ता ही खो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था तो इसलिए मैंने डर के मारे चीख मार दी। मुझे नहीं पता चला कि मैं यहाँ पर कैसे आई। इसके बाद छोटे भाई ने कहा कि तुम कमरे के अंदर थी, कमरे के अंदर से तुम बाहर कैसे निकली? हमने जब तुम्हें देखा तो तुम नीचे गिरी पड़ी हुई थी। मुझे नहीं पता भैया, बस मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं कभी उस तरफ नहीं जाऊंगी। उस वक्त सबको कुछ अजीब अजीब सा एहसास हो रहा था, इसीलिए बात को वहीं पर रफा दफा करके अम्मी उनके लिए हलवा बनाने के लिए चली गईं। इस वाक्य से कुछ बातें मेरे मन में खटक चुकी थीं। अगर विनी की बात सच है तो मैंने क्यों कभी भी उस दरवाजे के सामने धागा बंधा नहीं देखा? और दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि विनी कमरे से बाहर कैसे पहुंची? जब विनी अंदर थी तो धुआं कब और कहां से अंदर आया? कैसी महक की बात कर रही है विनी? और अभी मेरे दिल में हलचल होने लगी क्योंकि इन सवालों का कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था और मुझे इन सवालों के जल्द अज जल्द जवाब ढूंढने थे।